हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एसएससी जेई एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड किया है। उसमें भी मैंने हर एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस लेक्चर के लास्ट में वहाँ पर प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके वन बाय वन हर एक लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे कि आपका 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो इफ इज कांस्टेंट। बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई भी सिस्टम का जीरो होगा इज इफ इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होगा जब उसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। जनरली हम लोग आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं mCV dt लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर जब ये ज़ीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर को ही हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब टेम्परेचर को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें तब इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो ज़ीरो होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको पता होगा एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें भी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कांस्टेंट होता है, और वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है, या फिर इंटरनल एनर्जी वहाँ पर कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। बोल रहा है कि इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है वो प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम का, वो कौन सा ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो होता है उसका वो क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रॉपर्टी को हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि आपको हीट एंड वर्क जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, पाथ फंक्शन है। वो प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, पहले का डेटा और रिसेंट डेटा दोनों को मिलाकर हम उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी बोले तब भी वो प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोले तब भी वो प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी है। तो हीट इसमें से क्या है, ये हीट सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी होता तो उसको हम लोग सिंगल पॉइंट पर डिफाइन कर सकते थे, किसी एक स्टेट पर भी डिफाइन कर सकते थे। बट हीट को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो स्टेट का वैल्यू लेना पड़ता है कि फर्स्ट का टेम्परेचर ये है, सेकंड का टेम्परेचर ये है, वहाँ पर कितना हीट ट्रांसफ़र होगा। तो हीट एक तरह का मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हीट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, गैस कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो गैस कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के टर्म में बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट के टर्म में आपको बताइए। तो स्पेसिफिक हीट के टर्म में आपको पता होना चाहिए गैस कांस्टेंट जो होता है वो Cp माइनस Cv होता है। तो चेंज इन स्पेसिफिक कर दे या डिफरेंस इन कर दें, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, अगर दो स्पेसिफिक हीट में हम डिफरेंस निकाल दें तो वो गैस कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। For which of the following substances the internal energy and enthalpy are the function of temperature only। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके लिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ये आइडियल गैस या परफेक्ट गैस होता है जिसका इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी जो डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है परफेक्ट गैस, इसी का इंटरनल एनर्जी या फिर इंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्निशेज द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है वो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या बोलता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कि अगर हम लोग नेट हीट ट्रांसफ़र देखेंगे तो नेट वर्क डन के बराबर होगा, या फिर किसी प्रोसेस के लिए बात करते हैं तब हम लोग वहाँ पर क्या करता है,
डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल ई लिख सकते हैं, या फिर डी यू लिखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, अगर कोई हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को हीट के बारे में बता रहा है, वो वर्क के बारे में बता रहा है, और कुछ सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है जो कि इंटरनल एनर्जी है या एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है या उनके बीच में रिलेशन देता है। ये हमारा क्लोज सिस्टम के लिए होगा। और साइकिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट हीट ट्रांसफर जो होता है वो नेट वर्क डन के बराबर होता है। ये हमारा साइकिल के लिए होता है। कोई भी साइकिल के लिए हम लोग ये लिखते हैं, और कोई भी अगर सिंगल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम है और सिंगल प्रोसेस है हमारा, एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा, कुछ वर्क डन होगा, और थोड़ा सा कुछ एनर्जी वहाँ पर होगा सिस्टम में, या फिर वहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा होगा या डिक्रीज़ कर रहा होगा सिस्टम का। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। जब भी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पर गैस जो एक्सपैंड करता है वो फ्रीली एक्सपैंड करता है, वैक्यूम में एक्सपैंड करता है। तो वहाँ पर जो भी वर्क डन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो वर्क डन जब भी हम लोग फ्री एक्सपेंशन देखेंगे तो वर्क डन को हम लोग को यहाँ पर ज़ीरो ले लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा। मान लीजिए ऐसे प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर गैस फिल किया हुआ है, इस प्लेट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिए, तो क्या होगा, गैस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सेकंड वाले चेंबर में जो वैक्यूम था उसमें फिल कर जाएगा। तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो किस पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। नहीं, मास तो वहाँ पे कंजर्व नहीं रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। कंजर्व एनर्जी जो होता है वहाँ पे कंजर्व्ड होता है। हीट है तो वर्क के फॉर्म में चला जाता है, वर्क है तो हीट के फॉर्म में, कुछ नहीं जाएगा, 100% नहीं जाएगा, बट कुछ पार्ट चला जाता है हीट के फॉर्म में, कुछ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, ऐसे करके वहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहता है। तो वहाँ पर एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है। आपको इक्वेशन भी मैंने बताया था, नेट हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो नेट वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगा कंजर्व होगा। अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ वर्क के फॉर्म में चला जाएगा, इस टाइप से वहाँ पर होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असर्ट्स दैट द फॉलोइंग इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि इसमें से कौन जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट लॉ अभी मैंने आपको बताया था इक्वेशन लिखकर। कोई भी प्रोसेस के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है नेट वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर एक न्यू टर्म आता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। एंट्रोपी तो सेकंड लॉ बताता है, तो एंट्रोपी तो होगा नहीं। टेम्परेचर और प्रेशर जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, हम लोग को पहले से ही पता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। क्लोज सिस्टम के लिए जो होता है डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज, डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड, मान लीजिए ये हीट एडेड है हम और वर्क डन बोल रहे हैं, इसको डिफरेंस करते हैं तो किसके बराबर होता है। अभी मैं इक्वेशन लिखा था वो चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है या इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एस्पेक्ट्स डज नॉट परटेन टू ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें से जो है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में मतलब क्या क्या नहीं होता है, कहने का मतलब है। तभी मैंने आपको कंडीशन बताया था। फ्री एक्सपेंशन में सबसे पहले तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, वर्क जो होता है वहाँ पर नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर हमारा वहाँ पर कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक है, कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो हीट लॉस वहाँ पर ज़ीरो कर सकते हैं। करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जब ये ज़ीरो हो जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज वर्क डन ज़ीरो हो गया और हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो हो गया, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी अगर हम लोग करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। जब इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाता है। तो नो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो नहीं, टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो हो जाएगा। तो नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ये सही है। नो गेन और लॉस ऑफ हीट, तो ये भी अगर हम लोग अजम्पशन है कि हीट वहाँ पर अगर एडियाबैटिक सिस्टम है तो वहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन नहीं हो रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, नॉट है उसका कंडीशन नहीं है पूछ रहा है फ्री एक्सपेंशन का, तो फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन यही नहीं है। आपको प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट ये कंडीशन उसका नहीं है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। पहले सबसे पहले आप ध्यान में रखिए क्या क्या उसका कंडीशन है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो क्या नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल एनर्जी
द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन, परफेक्ट गैस का इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तभी आपको मैंने एक क्वेश्चन में कराया था, उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब भी परफेक्ट गैस के बारे में बात करता है, आइडियल गैस के बारे में बात करता है, उसका इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग। इंटीग्रेशन पीडीवी हम लोग कहाँ निकालते हैं, आपको पता होगा। क्लोज सिस्टम का अगर हम लोग को वर्क डन निकालना है, क्लोज सिस्टम का वर्क डन निकालना है अगर, या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस होता है, नॉन फ्लो भी उसी का बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, वो क्लोज है, तो वहाँ पर हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, स्टेडी फ्लो तो होगा नहीं, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मानते हैं इंटीग्रेशन पीडीवी जो है इसी के लिए हम लोग निकालते हैं। नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये क्लोज सिस्टम के लिए हो गया। और ये ऑप्शन नंबर ए, तो स्टेडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम, ये होगा नहीं, ये भी ओपन सिस्टम है, एनी सिस्टम के लिए हम लोग कर नहीं सकते हैं, सिर्फ नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका राइट आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके बताइए इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन है बोल रहा है। तो आपको ऑलरेडी मैं बताया था कि जहाँ पे भी अगर स्पेसिफिक टर्म आपको दिखता है, जैसे कि स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो गया, जहाँ पे भी स्पेसिफिक टर्म दिखता है वो हमारा एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज पर यूनिट मास के बारे में बात कर रहा है। वो इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्पेसिफिक एंथैल्पी, यहाँ पर यूनिट मास के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी में भी मास आता है हाफ mv², ये भी नहीं होगा। एंट्रोपी में भी हम लोग मास लेकर कंज्यूम करके बात करते हैं, तो ये भी यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक्सटेंशन वन ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अमंग्स द फ्लोइंग, इसमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो देख लेते हैं। प्रेशर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये होगा नहीं है। वॉल्यूम जो है वहाँ हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। If two liquids at different temperature are mixed, then the final temperature of the mixture of liquids can be obtained by using, अगर दो लिक्विड को हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पर है, अगर दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग कौन से लॉ से निकालते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर एनर्जी हम लोग कंजर्व करते हैं कि दोनों का जो एनर्जी था पहले से वो कंजर्व होगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जिससे कि हम लोग वहाँ पर इक्वेट करके दोनों को निकालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इक्वल्स द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। हीट सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं सिस्टम में वो वर्क डन के बराबर हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस में होता है। हीट सप्लाई बोल रहा है, हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो वर्क डन के बराबर हो रहा है इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। अगर वर्क डन के बराबर हो, इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जी ज़ीरो कब होता है, जब वहाँ प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल होता है तब होता है। तो आइसोथर्मल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पर जीरो हो रहा होगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो कब होगा, जब प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इंटरनल एनर्जी ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है। जब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगा जो पहले से था वही रह जाएगा, तो रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आपको पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पर चेंज इन हीट ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो हमारा ज़ीरो होगा, तो हीट ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, तभी वो एडियाबैटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रोसेस आप लोग ध्यान में रखना है किस प्रोसेस में क्या होता है। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड, वैसा प्रोसेस जहाँ पर कोई भी हीट ना ही सिस्टम में इन करे, सिस्टम में ना ही अंदर वो जाए और ना ही सिस्टम से वो बाहर जाए हीट,
तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग आइसोकोरिक, आइसोबारिक तो होगा नहीं, आइसोकोरिक होगा नहीं, आइसोथर्मल होगा नहीं। आइसेंट्रोपिक उसी को बोलते हैं जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन में आइसेंट्रोपिक होता है। एक और कंडीशन है बट वो यहाँ जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब वो जो प्रोसेस होगा वो आइसेंट्रोपिक होगा, उसका एंट्रोपी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी हीट और कोई भी हीट ना ही लीव करेगा ना ही इंटर करेगा, एडियाबैटिक बिकॉज वो एडियाबैटिक है इसलिए वहाँ पर ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A gas in a container A is in thermal equilibrium with another gas of a same mass in container B। कोई कंटेनर B में सेम मास है, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। इफ द corresponding pressure and volume are denoted by suffix A and B। corresponding जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो A और B से सफिक्स के साथ, जैसे कि P में A लगा दिया, P में B लगा दिया, इस टाइप से करके शोध किया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर ध्यान रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया है, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया है, इसका मतलब वो प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पर जो आपस में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो आइसोथर्मल बोल सकते हैं या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी जो होता है, एम आर टी वाला टर्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पी ए वी ए जो हो वी ए होगा वो सेकंड गैस पी बी वी बी के बराबर होगा, बिकॉज आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का आपको ऐसे भी पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यही इक्वेशन आपको ऊपर वाला बनकर निकल कर आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पी ए वी ए इक्वल टू पी बी वी बी, यही होगा बिकॉज यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल हो रहा है वो, इसके लिए वहाँ पर जो इक्वेशन बनकर आएगा पी ए वी ए इक्वल टू पी वी वी बी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो का कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज भी बना हुआ है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।